हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग बजट 2024 जो 23 जुलाई को पेश किया गया उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमसे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। हम इस पूरे बजट को केवल और केवल पीटी परीक्षा बेस बनाएंगे ताकि हम लोग अच्छा। दूसरी बात क्या है, यदि आपने मैगजीन ले लिया हो तो जो मैं ऑनलाइन करता हूँ उसको ऑनलाइन कर लीजिए, या सबसे अच्छा हो सके तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं करते हैं टीचर्स परीक्षा के लिए तो याद रखिएगा ये आपको बहुत रुलाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपकी पीटी परीक्षा का सबसे बड़ा जंक है। आपसे मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 150 में से 40 क्वेश्चन आप परसेंटेज निकाल लीजिए तो कितना होता है। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि आपके पेपर का 25% पार्ट जो होता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। रेस्ट ऑफ 75% जो होता है वो स्टैटिक जीके या जीएस होता है। इसलिए करंट अफेयर यदि आप प्रिपेयर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि पीटी परीक्षा में आपका पास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए करंट अफेयर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर लीजिए। और मैगजीनों का इंतजार मत करिए कि फला मैगजीन आएगी तो मैं फला मैगजीन पढ़ के उखाड़ के फेंक दूंगा। ऐसा होता नहीं है। करंट की जो भी मैगजीन आप लीजिएगा ईयरली कम से कम उसको 5 से 6 बार पढ़ डालिएगा, तब तो करंट से आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अदरवाइज करंट के आप इक्के तुक्के लगाएंगे और करंट से बाहर हो जाएंगे। देखिए, जितने भी अच्छे विद्यार्थी पीटी परीक्षा में फेल होते हैं उनके फेल होने के 2 महत्वपूर्ण कारण मैं बताता हूँ हमेशा। पहला, सिली मिस्टेक। देखिए, सिली मिस्टेक को आप खत्म नहीं कर सकते, बस आप उसे कम कर सकते हैं। और दूसरा, करंट अफेयर ना करना या करंट अफेयर के क्वेश्चनों को गलत कर देना या फिर उनको स्किप कर देना। इसलिए करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको पीटी परीक्षा में सबसे आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि 1 फरवरी को जो करंट अफेयर आया था, सॉरी जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट कब आता है? जब भारत सरकार या फिर कोई राज्य सरकार जब चुनाव में जाने वाली होती है और उसके कुछ समय शेष होता है तो उसके पहले जो बजट पेश करती है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट का मतलब है कि जो शेष बचे हुए थे उसमें खर्चों के लिए वो महत्वपूर्ण घोषणाएं करती है। इंटरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, बजट नाम का जो शब्द है वो हमारे संविधान में नहीं है। बजट ठीक जो है वो आर्टिकल 112 में वार्षिक वितरण है। वार्षिक वितरण में से हमको बजट पेश किया जाता है। और बजट को जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो वित्त मंत्रालय के अंदर में संस्था है। कौन संस्था है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी DOEE, वो बजट को तैयार करती है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया जो होती है वो नवंबर माह से स्टार्ट हो जाती है और ये बजट पेश होने के पहले तक चलती है। बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसके में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो गोपनीय तरीके से कार्य कर रहे होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आती है। अब आते हैं बजट के ऊपर। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। मोदी सरकार 3.0 की ये पहली बजट है। ठीक, इस बजट में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया गया है। अब देखिए, इस पर ध्यान किसको दिया गया है? तो गरीबों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और अन्नदाता पे। यानी सर इस बजट के 4 जो कोर एरिया हैं वो ये लोग हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि आपसे MCQ बना के पूछा जा सकता है। बजट का जो थीम है, ठीक, इसको भी देख लीजिए। तो बजट का थीम क्या है? तो बजट का थीम जो है वो है रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। इसको नोट कर लीजिएगा। बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP 3,03,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। देखिए, इसको याद मत करिए, लेकिन याद रखिए कि अब की बार का जो बजट है वो पिछली बार से 10.5% अधिक है। देखिए, बजट में का आकार जो है वो कुल कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक, देखिए जितना बजट होता है उतने ही कुल उसमें खर्चे भी होते हैं। तो देखिए, कुल प्राप्तियां कितना है? ठीक, 48.21 लाख। ठीक, देखिए इसमें से जो राजस्व प्राप्तियां पूरे इसको आप याद मत करिए, कोई मतलब नहीं है। कुल खर्चा कितना होगा? तो जितने का बजट होगा उतना ही कुल उसमें खर्चा होगा। ठीक, अब आते हैं देखिए विभिन्न घाटे। ये हमसे पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये घाटे इसमें जो है कुल 4 घाटे हैं। इन 4 घाटों के बारे में जान लीजिए पहले तो। देखिए, पहला घाटा है राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं फिजल डेफिसिट। तो वर्ष 2023-24 में इसका अनुमान था GDP का 5.6 और वर्ष 2024-25 में इसका अनुमान है कुल GDP का 4.9%। राजस्व घाटा जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो था वर्ष 2023-24 में था 2.6 GDP का और 24-25 में कितना है? तो GDP का 1.8%। ठीक, फिर आता है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्या है? GDP का 1.6% था 23-24 में और 24-25 में कितना है? तो GDP का 0.6%। और प्राथमिक घाटा जो है वो GDP का वर्ष 2023-24 में था 2% और इस बार यानी 24-25 में तो 1.4%। अब एक देखिए इसमें क्या होता है, कई बार आयोग देता है क्रम में लगाइए घाटे के क्रम में। तो देखिए, जो सबसे बड़ा घाटा होता है वो होता है राजकोषीय घाटा, मतलब इसको नंबर 1 पे लगा लीजिए।
इसके बाद होता है राजस्व घाटा, इसको नंबर 2 पे लगा लीजिए। नंबर 3 पे होता है प्राथमिक घाटा, नंबर 4 पे होता है प्रभावी राजस्व घाटा। अब देखिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इन सबका फार्मूला है, ये अपनी किताब देख के नोट कर लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो मुझसे बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब महत्वपूर्ण चीज देखिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को स्टार लगा लीजिएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 1,63,63,00,000, ये संख्या याद जरूर रखिएगा। ठीक, मतलब 16.13 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जितना राजकोषीय घाटा होता है उतना सरकार को रुपया उधार लेना होता है, कर्ज लेना होता है। अब यह कर्ज क्या होता है, वो विभिन्न संस्थाओं से लेता है, आरबीआई से लेता है। ठीक, अब देखिए हमारे बजट में जो रुपया आता है और रुपया जाता कहाँ पे है, तो हमारे बजट का जो 27% हिस्सा है, 1 रुपये का मतलब 27 पैसे जो होता है, वो उधार और अन्य देवताओं से आता है। इनकम टैक्स आता है 19% और जीएसटी से आता है 18% और निगम कर से आता है 17%। तो देखिए रुपया जाता कहाँ पर है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है वो 21% होता है। ब्याज अदायगी में सरकार 19% खर्च करती है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं सरकार उसमें 16% क्या करती है, खर्च करती है। और वित्त आयोग और अन्य में से 9% पैसा क्या करती है, राज्यों को बांट देती है। इसको क्रम में लगा जरूर लीजिएगा, कई बार क्या होता है इनको क्रम में देके पूछता है कि कौन सबसे अधिक कौन सबसे कम। अब आते हैं बजट के खंड में, बजट में क्या क्या था क्या क्या नहीं था। देखिए अब की बात बजट जो है कई खंड में एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हमारा खंड है कि ये जो है कुल बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। तो विकसित भारत की दिशा में 9 जो प्राथमिकताएं हैं इसको रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने के भरपूर चांसेस हैं। तो पहला क्या है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण और सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। तो ये क्या है, 9 प्राथमिकताएं हैं सरकार ने जिसको बजट में क्या किया है, संकल्पित किया है। अब देखिए प्राथमिकता 1 नंबर में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यानी भाव के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक, ये आने के चांसेस कम है, लेकिन ये वाला देखिए किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2025-24-25 के अनुसार कि कुल कितने कृषि फिर बागवानी उत्पादों को की संख्या पूछा सकते, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं या नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। तो बजट वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक कृषि से 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। ठीक, प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तो एक कार्यनीति बनाया जाएगा। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि तिलहन हमारे यहाँ कम होता है और तिलहन के लिए हम क्या होते हैं, अन्य देशों पर निर्भर होते हैं। इसलिए इस बार बजट में जो तिलहन वाली जो फसलें हैं इनको प्राथमिकता पे रख के इनके लिए एक क्या की जाएगी, एक वर्क स्कीम बनाई जाएगी। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक, क्लस्टर का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई शहर है उसके बगल में कोई क्षेत्र लेके वहां पे सब्जी का उत्पादन किया जाएगा ताकि सब्जी की मांग को पूरा किया जा सके। 3 साल में किसानों और उनकी जमीनों को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। अब देखिए डीपीआई का उपयोग जो है 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें 6 करोड़ किसानों की जमीनों के ब्यौरे को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन सामर्थ्य आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। ठीक, 5 राज्यों में झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। देखिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और लोक सेवाओं की परीक्षा में आप देखिएगा वर्ष 23 की परीक्षा में बजट और सर्वेक्षण से अकेले 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर में जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका ठीक ठाक पार्ट जो होता है वो बजट से पूछ लिया जाता है। लेकिन दूसरा क्षेत्र कौन सा है, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। अब इसको देख ले कौन कौन सा योजना। पहली बार रोजगार पाने वाले, इस पे स्टार लगा दीजिएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम हो, प्रति वर्ष 1 करोड़ उससे लोग लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि होगी 2 वर्ष की। फिर आता है विनिर्माण और रोजगार सृजन। ठीक, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में
प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी नियोक्ता को 50 या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो वो नियुक्त करना होगा। अब देखिए, जो लोग नौकरी देंगे यानी नियोक्ता होगा उसको भी मदद दी जाएगी। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए उन पे जिनके वेतन 1 लाख से कम हो, ये याद रखिएगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठीक तो महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिला केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच बढ़ाने में उनकी मदद की जाएगी। कौशल विकास इस बजट का महत्वपूर्ण थीम क्षेत्र था। देखिए, प्रधानमंत्री ने पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसको ITI बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह ऋण राशि 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अब देखिए, प्राथमिकता का क्षेत्र नंबर जो 3 है वो क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। देखिए, मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना का विकास किया जाएगा और इसके साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। ठीक, अमृतसर, कोलकाता और औद्योगिक गलियारे के साथ गया में भी औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा: पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क संपर्क योजना और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम है उसके तहत राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए ठीक वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। ठीक, विशाखापट्टनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसी आवश्यक संरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। ये स्टार लगा लीजिएगा इतने पे। देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसमें जो जनजाति बहुल गांव हैं और जो आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवार हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इससे 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। ये स्टार लगा लीजिएगा। ग्रामीण अवसंरचना रहित सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं प्राथमिकता का क्षेत्र नंबर 4, विनिर्माण और सेवाएं। तो देखिए, विनिर्माण और MSME के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी। ठीक, देखिए ये स्टार है मुद्रा लोन। देखिए, मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों का सफलतापूर्वक भुगतान किया हो। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएंगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, MSME और जो पारंपरिक कारीगरों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों या उससे आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लेग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, शहरी विकास 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों को कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ विकास की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बाकी देखिए, ये सब किसी काम का नहीं है। फिर आते हैं ऊर्जा में। देखिए, अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। देखिए, विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति बनाई जाएगी। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉडल रिएक्टर अनुसंधान का विकास किया जाएगा। ठीक, हार्ट, बाकी ये सब आप किसी काम को नहीं छोड़ दीजिएगा। अवसंरचना के लिए जो है, अवसंरचना में भी देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक, बाकी बस एक ध्यान रखिएगा कि बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजना जैसी योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सब किसी काम का कोई नहीं है। नवाचार और अनुसंधान विकास में इसमें से भी आपके किसी काम का कुछ नहीं, हटा दीजिएगा। नई अगली पीढ़ी में सुधार के लिए देखिए ग्रामीण भूमि में सुधार किया जाएगा। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आकार जारी करना। संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान राजस्व स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का संरक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना, कृषक रजिस्ट्री से जुड़ना, ये सब काम किए जाएंगे। श्रमिकों को वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल, अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। बस इसमें इतना है इस बजट का पार्ट। अब आते हैं हम लोग अपने बजट बंद 8 नंबर खंड ब पे। तो खंड ब का जो वीडियो है, जो अप्रत्यक्ष कर का वीडियो है, इसको मैं कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस सीरीज को पूरा का पूरा कर जाइए। ये आपको बहुत ही काम देने वाला सेक्शन है। करंट अफेयर को हल्के मत लीजिए, ये आपको बहुत आगे परीक्षा में ले जा सकता है और बहुत पीछे छोड़ सकता है। अतः इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार सुन लीजिए और महत्वपूर्ण जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से करनी ये थी कि डिप्टी एसपी का जो आप लोग मुझसे कई बार बोल रहे थे कि सर उसकी जॉब प्रोफाइल बना दिए, उसकी जॉब प्रोफाइल का वीडियो मैंने बना दिया है और वो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। यानी कल संडे है, कल आप आराम से बैठ के डिप्टी एसपी का जॉब प्रोफाइल का वीडियो देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की वीडियो 3 सेक्शन में आएंगे, तो कल पहला सेक्शन रिलीज होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में PYQ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।